कि हमारी फौज इतनी कमजोर है कि वो आपको आजाद कश्मीर लेने देगी। सर हमने भी चूड़ियां नहीं पहनी, मैंने तो वाकई में नहीं पहनी हुई। देखते हैं आगे क्या होता है। बिल्कुल, लेकिन सर जो भी हो कश्मीरियों के लिए, सुनिए, आपकी फौज ने चूड़ियां तो नहीं पहनी, मेरे को आई एम श्योर कि उनकी यूनिफॉर्म का हिस्सा चूड़ी नहीं होगा। और हाँ, उनकी बहरहाल पतलूने जरूर उतरवाई थी। 93,000 थे, कुछ थोड़े से नहीं थे, काफी थे। और मौका आएगा दोबारा तो आपको वो भी दिखा देंगे, वो भी दिखा देंगे। लेकिन सर कुछ भी हो, लेकिन सर कश्मीरियों के लिए अच्छा होना चाहिए। और अब ये सर, अब यहाँ पे भी टाइम चेंज हो गया। अब ये 71 नहीं है और फौज भी 71 वाली नहीं है। क्या बात है, शानदार है ना। 71 तो नहीं है, पर आपकी फौज वो 71 से बदतर हालात में। ये बन गए व्यापारी, ये बन गए धन्ना सेठ। ये फौज का काम क्या होता है बताइए मेरे को। इन एनी कंट्री आर्मी का काम क्या होता है? आप ज्यादा दूर मत जाइए। आप इंडिया में फौज कैसे काम करती है, कैसे ऑपरेट करती है, आप देखिए। वेरी प्रोफेशनल आर्मी। आर्मी इज अ वेरी प्रोफेशनल आर्मी। यहाँ पे कोई धंधे, यहाँ पे कोई ये कॉर्नफ्लेक्स, डाइपर और ये सैनिटरी नैपकिन नहीं बना रही हमारी फौज, ठीक है ना। हमारी फौज कर रही है अपना काम जो उसको करना चाहिए। और बिजनेस तो हर फौज करती है सर, सारी दुनिया की बिजनेस करते हैं। ठीक है, ये थोड़ा कुछ और कर लेते हैं, वो शायद हथियार वगैरह बनाते हैं। मैंने तो यही सुना है कि सारी दुनिया की, मे बी आई एम रॉन्ग, लेकिन मैंने यही सुना है सारी दुनिया की आर्मी जब रिटायर होते हैं तो कुछ ना कुछ का बिजनेस होता है। तो क्या हो गया सर अगर हम थोड़े से डायपर बना लेते हैं और सीमेंट बना लेते हैं? अच्छी बात है ना। ये रिटायरमेंट के बाद देखिए, ये बड़ा दिलचस्प है। तो पिज्जा भी बनाते हैं, पिज्जा भी है हमारे पास, पिज्जा का आइटम भी है। हाँ, पापा जॉन है ना आपके। अच्छे पापा जॉन तो एक ग्लोबल चेन बना रही है। पर वो किस कॉस्ट पे आरजू जी? आपकी कौम की कॉस्ट पे। यानी कि एक जर्नैल को आप पोस्ट रिटायरमेंट सेटलमेंट के लिए, और आप एक जर्नैल को इन सर्विस इतना फ्री रन दे देते हैं कि जो आपकी कौम के हिस्से का पैसा है, वो जो पाकिस्तान की सड़क के ऊपर बैठ के गरीब आदमी अपना बच्चा बेचने की कोशिश कर रहा था कि जो बाकी बचे हुए उनका मैं पेट भर लूं, उनकी कॉस्ट पे ये फौज है आपकी। लाख लानत ऐसी फौज के ऊपर, किसी की जेब काट के जो आपके बच्चों का, जो आपकी कौम की जो आने वाली पुश्तें, जो नस्लें हैं, उनके हिस्से का पैसा खा के अपने पेट भर रहे हैं, अपनी तिजोरियां भर रहे हैं। ऐसी फौज भगवान ना किसी मुल्क को दे। और रही बात, आपने कहा ना कि हमारी फौज सुनिए, आपने कहा ना हमारी फौज बैठी है, तो मैं आपको बता दूं, आपकी फौज ने तो बहरहाल चुड़ियां नहीं पहनी, पर मेरे को अपनी फौज पे इतना कॉन्फिडेंस है कि जिस दिन पॉलिटिकल विल हुई, जिस दिन इशारा कर दिया गया ना, दे विल डिलीवर। आवर आर्मी हैज डिलीवर्ड। हिस्ट्री के अंदर कोई ऐसा कंफ्लिक्ट नहीं रहा जहां पे हमारी आर्मी ने डिलीवर ना किया। फ्रॉम द टाइम ऑफ द ब्रिटिश फौज भी भागती नजर आएगी। पॉलिटिकल विल जिस दिन होगी ना, जिस दिन बंदूकों और तोपा का मुंह आपकी तरफ खुल जाएगा ना, उस दिन भागेंगे। नहीं सर, जो हमारे रिटायर्ड जनरल्स हैं जिन्होंने करप्शन केसेस किए, जिनके बाहर प्रॉपर्टीज हैं, जिन्होंने पापा जॉन्स पिज्जा टाइप इस तरह की चीजें बनाई, उनपे तो बिल्कुल मैं उनके बिल्कुल अगेंस्ट हूँ। लेकिन बाकी जो हमारे फौजी हैं जो एलओसी पे खड़े अपनी जानें दे रहे हैं, सब छोड़ के उनके साथ में खड़ी हूँ। और आई विश कि पीस हो, ताकि दोनों तरफ के फौजियों का नुकसान ना हो। वो बेचारे तो मुझे बिल्कुल मासूम से लगते हैं, चाहे वो इधर के हों चाहे वो उधर। मैं आपको एक बात बताता हूँ। एक सोल्जर की ना, एक फौजी की जिम्मेवारी होती है अपने मुल्क की रक्षा करना, चाहे उसको करते हुए उसको अपने प्राणों की आहुति देनी पड़ जाए। और मैं आपको 99 कारगिल कॉन्फ्लिक्ट में आपको कैप्टन कर्नल शेर खान की मैं बताता हूँ। कैप्टन कर्नल शेर खान को जो मिखल निशान इम्तियाज दिया है आपने, हाईएस्ट मिलिट्री ऑनर है जी। हमारे इंडियन कर्नल, हमारे फौजी थे मिखल कर्नल संधू, उनकी आई एम नॉट श्योर, कर्नल संधू थे या सिद्धू थे, उनकी रिकमेंडेशन के ऊपर हाईएस्ट तो निशाने हैदर है मेरे ख्याल है। हाँ, तो निशाने हैदर मिला उनको, फिर उनको निशाने हैदर मिला है कैप्टन कर्नल शेर खान को। तो ऐसा नहीं है कि हमारे से अगर कोई दुश्मन लड़ता है और बहादुरी दिखाता है, उसको एक्नॉलेज भी करते हैं। हमारी फौज शेरों की फौज है, हम लोग शेर है। हम गीदड़ों की तरह छुप के नहीं आते, हम शरिया। और अगर कोई शेर की तरह लड़ता है ना, तो उसको एक्नॉलेज भी करते हैं। वो पठान का बच्चा था, अच्छा लड़ा हो, और उसकी इज्जत और उसकी शौहरत हो पाकिस्तान के अंदर, उसको रिकॉग्निशन मिले, इस चीज को इंश्योर किया गया। और ऐसा नहीं है कि अबैंडन कर दें। वहां पे आपके पाकिस्तान के झंडे डाल डाल के 99 में 99 में कारगिल में दफन हमने करे। हमारे हर एक रेजिमेंट के अंदर पंडित, मौलाना और ग्रंथी पाठी होते हैं, तो मौलाना को बुला के प्रॉपर बरियल विद रिस्पेक्ट किया गया। तो ये चीजें आप समझ देखिए, आपकी फौज बहुत मजबूत है। आपने कहा, मैंने मान लिया, आपने सुन ली बात को, पर इनका एक बार ट्रैक रिकॉर्ड तो उठा के देखो ना। 71 की बात छोड़ दो, आप 99 रिसेंटली आ जाओ ना, तब तो इन्होंने अपने फौजियों की जो जिनके आईडी कार्ड थे, जो बावर्दी थे एनएलआई के, नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री के, जो बावर्दी आपके अफसर थे, बावर्दी आपके जो जवान थे, उनकी लाशें लेने से मना कर दिया। उनको शहादत, उनको दे डिनाइड देम द राइट ऑफ लास्ट ऑनर। उनकी शहादत को रिकॉग्नाइज नहीं किया। फिर आप कहते हैं हमारी
नहीं सर, खैर कारगिल वॉर तो बिल्कुल एक ब्लंडर था, बहुत बड़ा ब्लंडर था पाकिस्तान की तरफ से। इस बात को तो अब सब मानने भी लगे हैं, अब सब एक्सेप्ट कर रहे हैं इस चीज को। हेलो। जी 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 सर, मैं कह रही हूँ कारगिल वॉर तो बिल्कुल एक ब्लंडर था पाकिस्तान की तरफ से, और अब पाकिस्तान में भी इस चीज को लोग मानने लगे हैं, इस पे बात करने लगे हैं। लेकिन लास्ट में मैं बस यही पूछना चाहूंगी आपसे कि आपको लग रहा है कि अब थोड़ा सा चेंज आया है, पहले जो पब्लिक में स्पेशली, क्योंकि आप ट्विटर भी यूज करते हैं और सब, तो पहले जो लोग बिल्कुल नहीं बोलते थे पाकिस्तान में, अब थोड़ा थोड़ा बोलने लगे हैं, आवाज निकालने लगे हैं, चाहे वो स्टैब्लिशमेंट के बारे में हो, चाहे वो गवर्नमेंट को कह रहे हो। मैं फिर माफ करना, मैं मेरा राब्ता जितना आपके मुल्क के लोगों से रहा है वो बहुत, जिसे कहते हैं ना, बढ़िया नहीं रहा है। तो हमारे यहाँ पे कहावत है कि अगर भैंस पूंछ उठाएगी तो वो, तो आपके मुल्क के लोगों का यही हाल है, वो मुंह खोलेंगे तो, समझ गए। मैं क्या कहूँ आरजू जी, अभी कल ही की बात है, वो आपके एक अब मैं क्या, नाम अच्छा नहीं लगता, वो फिर बोलेंगे कि रमनीक जो है वो कभी किसी का नाम ले लेता है, कभी किसी का। तो वो मुझे पाठ पढ़ा रहे थे कि कौन गद्दार होता है और कैसे होते हैं, कोई मतलब हैरत है कि आप अपने मुल्क को टीवी चैनल के ऊपर आके या यूट्यूब के ऊपर आके आप रिप्रेजेंट करते हैं ना, आप जिस तरीके की भाषा का उपयोग करते हैं, जैसी आप बातें करते हैं, व्हाट डज इट मेक ऑफ यू, व्हाट डज इट मेक ऑफ योर अपब्रिंगिंग, यानी कि आपके बारे में लोग क्या सोचेंगे, आपकी तरबियत के बारे में क्या सोचेंगे, आपकी तालीम के बारे में क्या सोचेंगे, आपके मुल्क और आपके मुआशरे के बारे में क्या सोचेंगे, कि आप कैसी सोसाइटी, कैसे एनवायरमेंट, कैसे कल्चर में रहते हैं। जो न्यूज़ेस हमारे पास आती हैं, जो हम सुनते हैं पाकिस्तान के बारे में, किस तरीके से जहालत की हद है। आपने खुद एडमिट किया अभी कि 13-14 साल की लड़की है, उसकी कह रहा है कि बधाई मैं आज 66 का हूं तो मैं 68 में करूंगा। 70 साल की उम्र में तुम अल्लाह को याद करो भाई। हमारे यहाँ पे तो तीरथ पे निकल जाते हैं लोग एक उम्र के बाद, कि जी हमने 4 धाम की यात्रा करनी है, हमने तीरथ देखने हैं, हमने भगवानों का दर्शन करने अलग अलग जगह जाके। और ये इनकी अभी शादियां नहीं खत्म हो रही, इनको लड़कियां भी चाहिए 13-13 साल की, मतलब कैसी हद है। आप मुझसे पूछ रहे हैं कि क्या फर्क है, मैं आपको बताता हूं कि मैं पहले भी कहा है, आजू जी, आपके मुल्क से बाहर कोई निकलता है ना पाकिस्तानी, तो उसको एक एक्चुअल शॉक लगता है कि यार हमारे को तो पाकिस्तान में ये पढ़ाया गया और ये एक्चुअल सच्चाई ये है और हिस्ट्री ये है। आपको अपने मुल्क की तारीख यानी कि हिस्ट्री को री राइट और री रीड करना पड़ेगा। और मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि तालीम और तरबियत दोनों अच्छी देनी पड़ेंगी, और एक सेंस ऑफ एक्नॉलेजमेंट ऑफ मिस्टेक्स, यानी कि जो गलतियां आपके मुल्क के सियासतदानों से, फौजियों से, या जो भी लोग क्यादत में रहे हैं, जो भी हुक्मरान रहे हैं, उनसे हुई हैं, उन गलतियों को एक्सेप्ट करके आपको करेक्टिव कोर्स पे आना पड़ेगा। भाई अगर आप गाड़ी और आपकी गाड़ी स्वे करके नीचे उतर रही है, तो जब तक आप उसको सीधा नहीं करेंगे स्टीयरिंग को, तब तक आपकी गाड़ी वापस पटड़ी पे या वापस सड़क पे कैसे आएगी। आप तो कहते हैं नहीं साहब ये सड़क नहीं, उस सड़क तो वो है, हमने तो जाना ही उस पे था। जब आप ट्रैक से नीचे उतर गए, और मैं बार बार ये बात रिपीट करता हूँ अर्जुन जी, कि एक कांस्टेंट स्टेट ऑफ डिनायल है आपके मुल्क के अंदर। ये आपके जो, चाहे वो जो जिसे कहते हैं कि रिलीजियस लीडर्स हो गए, या कम्युनिटी लीडर्स हो गए, या पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स हो गए, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हो गए, आपकी एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हो गए, आपके सियासतदान हो गए, आपके मुल्क की फौज, ये जब तक लोग इन चीजों को एक्नॉलेज नहीं करेंगे कि हमारे यहाँ पे ये कुछ गलत हुआ और हमको इसको अब करेक्टिव कोर्स, तब तक कोई गुंजाइश नहीं है सुधरने की आपके मुल्क के अंदर। पीपल टू पीपल कंटैक्ट की बातें छोड़ दीजिए, हमारे को जरूरत नहीं है पीपल टू पीपल कंटैक्ट की, हमारे को इकोनॉमिक टाइज की भी आपके साथ जरूरत नहीं है। और प्रभु कृपा से, भगवान की कृपा से, ईश्वर की कृपा से आज हम दुनिया की तीसरी चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी है, और हमारे पास आज हम रशिया से ज्यादा हमारे पास फॉरेन रिजर्व्स हैं। आपका सारा का सारा फॉरेन रिजर्व तो इंपोर्ट पे खर्च हो जाता है, गंदम, कॉटन, दालें, तेल, सब गैस आप इंपोर्ट करते हैं। आपके मुल्क में जो भी कुछ थोड़ा बहुत बाहर से पाकिस्तानी कमा के बेचते भी हैं आपको, गल्फ से या कहीं से भी जो डॉलर्स आपके पास इनकम होती है, वो सारी तो आप यहाँ खर्च देते हैं। तो नेट तो आप नेगेटिव में जा रहे हैं ना, वो तो आपने सुधरना है। आपने अपने, आप पहले ये कश्मीर सेंट्रिक पॉलिसी से पाकिस्तान सिटीजन सेंट्रिक पॉलिसी बनाइए। आपके मुल्क के अंदर जो भी पॉलिसी बनती है, चाहे वो फौज गवर्न करे, चाहे वो आपके पॉलिटिशियन सियासतदान गवर्न करे, चाहे वो स्टेट लेवल पे हो, चाहे वो फेडरल लेवल पे हो, इट शुड बी ए सिटीजन सेंट्रिक पॉलिसी। आपकी हर एक पॉलिसी मेकिंग के सेंटर में ना, केंद्र बिंदु में पाकिस्तानी सिटीजन का हित होना चाहिए, उसके पर्सनल इंटरेस्ट होने चाहिए, आपके लॉन्ग टर्म गोल्स होने चाहिए कि कैसे आपने पॉवर्टी एलिवेशन करनी, कैसे आपने मुल्क में से गरीबी गुर्बत को खत्म करना है, कैसे आपने एजुकेशन सिस्टम को बेहतर करना है। मदरसों के ऊपर मत डिपेंड कीजिए।